सन 1990। हर तरफ रेगिस्तान और कुछ मछेरे ही नजर आते थे। पीने के लिए पानी नहीं था, गर्मी की शिद्दत थी और लोगों के पास रोजगार भी नहीं था। जहाँ के लोगों को एजुकेशन तो दूर की बात, पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। यहाँ कोई टूरिस्ट जाता ही नहीं था। अगर गलती से कोई चला भी जाता तो उसे लूट लिया जाता था। वही जगह आज की तारीख में दुनिया की महंगी तरीन जगह बन जाती है। अजीम आलीशान बिल्डिंग्स, दुनिया के नंबर 1 होटल्स, पीने के लिए इतना साफ पानी कि दुनिया के बड़े से बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी ऐसा पानी मैसर ना हो। एक रेगिस्तान में जहाँ एक दरख्त उगाना भी मुश्किल हो, वहाँ पर दुनिया की महंगी तरीन हाउसिंग सोसाइटीज़ बन जाती हैं, और वो भी इतने कम अरसे में। जहाँ कोई टूरिस्ट जाना ही पसंद न करता हो, वही जगह आज दुनिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट प्लेस बन जाए। और तो और यहाँ की पुलिस भी लैम्बोर्गिनी और फेरारी में घूमती नजर आती है। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ दुबई की। आपको लगता होगा कि ये सब कुछ इसलिए हुआ कि बाकी गल्फ स्टेट्स की तरह इनके पास भी ऑयल की कमाई की भरमार होगी, इसलिए ये ऐसा करने पर मजबूर हुए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ऑयल दुबई की जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा कवर करता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दुबई इतनी तेज़ी से एक रेगिस्तान से इतना बड़ा मुल्क बन गया, और फिर एक छोटा सा मछेरों का समंदर भी इतनी बड़ी पोर्ट कैसे बन जाता है? और किसी ज़माने में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन थी, जिससे दुबई ने भी जहाज़ खरीदे, लेकिन एमिरेट्स एयरलाइन अब दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन बन चुकी है। ये सब क्यों और कैसे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वैसे तो इंग्लैंड ने दुबई को बनाने में एक अहम किरदार अदा किया है, लेकिन हम कहानी का आगाज़ वहाँ से करते हैं जहाँ से कहानी शुरू हुई। ये बात है 1958 की, जब शेख राशिद ने दुबई की कमान को संभाल लिया। एक दिन शेख राशिद दुबई से यूरोप का सफ़र करते हैं और दुबई वापसी पर अपने से अहद करते हैं कि इन्होंने दुबई को यूरोप की तरह बनाना है। उस ज़माने में ये दीवाने का ख्वाब लगता था, क्योंकि ना ही दुबई के पास पैसा था और ना ही इधर कोई हरी भरी जगह थी, बल्कि हर तरफ सहरा था। लेकिन शेख राशिद ने यह फैसला कर लिया था। दुबई लोकेशन के लिहाज से पूरी दुनिया का मिडवे बनता है। दुबई की पोर्ट एक अहम जगह थी जिसको शेख राशिद ने महसूस कर लिया और इस पर काम करना शुरू कर दिया, ताकि दुनिया भर से आने वाले जहाज़ यहाँ स्टॉप करें। दुबई ईरान, कतर और सऊदी अरब के बीच में है, और साथ ही अफ्रीका, एशिया और यूरोप को भी दुबई आपस में कनेक्ट करता है। शेख राशिद ने सोचा, अगर ये दुबई की पोर्ट बन जाए तो फिर ये एक तरह से पूरी दुनिया के लिए स्टॉप ओवर बन जाएगा। अब पैसों के लिए इनके पास जितने भी एसेट थे, इन्होंने इस पोर्ट को वैसे ही करने पर लगा दिया, बल्कि एक भारी लोन भी लिया। शेख राशिद की ये स्ट्रेटजी देखते हुए बाकी अरब मुल्कों ने इनको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन शेख राशिद नहीं रुके। वो इस पर काम करते गए, और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि इस पोर्ट पर अब बड़े से बड़ा जहाज़ भी रुकने लग गया। दुनिया भर में जहाँ जहाज़ रुकते हैं, वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब जहाज़ यहाँ पर रुकने लगे तो यहाँ ज़रूरत महसूस हुई कि इस इलाके को मज़ीद आराइश किया जाए, जैसे कि मेंटेनेंस वर्कशॉप्स बनाई गईं जो जहाज़ की रिपेयरिंग का काम करती थीं, और इसी तरह रिफ्रेशमेंट सेंटर्स और बहुत कुछ। अब लोगों के रहने के लिए होटल्स भी बनाना शुरू हो गए। लेकिन शेख राशिद को अभी भी कमी महसूस होती थी, और वो ये थी कि अगर दुबई को बड़ा करना है तो होटल्स और बिल्डिंग्स नहीं, बल्कि दुनिया की नंबर 1 होटल्स और बिल्डिंग्स बनाई जाएं। अब जब ये पोर्ट कामयाब हो गई तो 1979 में शेख राशिद ने एक और पोर्ट का इफ्तिताह किया, जिसका नाम है जबल अली पोर्ट। जब ये दोनों पोर्ट्स बन गईं तो शेख राशिद ने अपना आखिरी पत्ता भी खेल दिया, और वो था कि दोनों पोर्ट्स को टैक्स फ्री कर दिया गया। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि दुनिया के तमाम शिप्स ने दुबई को अपना स्टॉप ओवर बना दिया। इससे जहाज़ों को और पूरी दुनिया को टैक्स नहीं देना पड़ता था, जो कि बिजनेस के लिहाज से बहुत प्लस पॉइंट था। अब बिल्डिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बाहर से स्किल्ड वर्कर्स को बुलाया गया, जो सिलसिला आज तक चल रहा है। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो एमिरेट्स एयरलाइन को भी 4 चांद लगना शुरू हो गए। उस टाइम पाकिस्तान कराची की अच्छी लोकेशन की वजह से दुनिया के जहाज़ वहाँ रुक के फ्यूलिंग करवाते थे। शेख राशिद ने इसको भी दुबई के फ़ायदे में लेना चाहा। इन्होंने PIA से जहाज़ खरीदना शुरू कर दिए, जो उस ज़माने में दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन हुआ करती थी, और फिर फ्लाई एमिरेट्स को दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन बनाने के लिए तगोदो करने लगे। यहाँ तक कि इन्होंने एमिरेट्स एयरलाइन को भी बिला मुआवजा चलाया। मतलब एमिरेट्स एयरलाइन से हुकूमत कोई टैक्स की वसूली नहीं करती थी, बल्कि उल्टा उसकी आराइश के लिए पैसा भी फराहम करती थी। हालांकि बाकी मुल्कों में इसका उलट होता है। बस फिर क्या था,
देखते ही देखते एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन बनकर उभरी। वो मुल्क जहां कभी रेगिस्तान हुआ करता था और कोई जाना भी पसंद नहीं करता था, आज एक ऐसा मुल्क बन गया है जहां पर टूरिस्ट की रेशियो सबसे ज़्यादा है और दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन, बिल्डिंग्स, सोसाइटीज़ और होटल्स भी दुबई में बन चुके हैं। इस सब का क्रेडिट जाता है शेख राशिद को। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।